सो हेलो एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ एकता हंस राजानी और मैं आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री रिवीजन। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं किससे रिलेटेड बातें करने के लिए। सिर्फ़ और सिर्फ हमारे प्यारे से सब्जेक्ट जिसका नाम है केमिस्ट्री, हमारा पैशन, हमारा जुनून, उससे रिलेटेड क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, वो मैं आपको बताने के लिए आई हूँ। ठीक है। मैं एक केमिस्ट्री स्टूडेंट हूँ, आगे भी रहूँगी। अब मैं केमिस्ट्री टीचर भी बन चुकी हूँ, साथ साथ में मैं मेंटोर भी हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कई बच्चे ऐसे देखने को मिलते हैं जिन्हें केमिस्ट्री में इंटरेस्ट तो है, बट उन्हें केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं है, या उन्हें केमिस्ट्री से रिलेटेड फील्ड का नॉलेज नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, हम क्लास 12th में लेते हैं साइंस, बड़े ही दिल से, बड़े ही चाव से। साइंस के साथ हम लेते हैं बायोलॉजी, या हम ले लेते हैं मैथ्स। अब 90% बच्चे इसी पर्पज़ से लेते हैं कि उन्हें नीट क्रैक करना है, या उन्हें क्रैक करना है जेई। ओके, या तो उन्हें नीट क्रैक करना है या उन्हें जेई क्रैक करना है। और जब नीट या जेई क्लियर नहीं होता तो उनका टूट जाता है दिल। ऐसा इसलिए नहीं होता कि नीट और जेई के अलावा आपके पास करियर ऑप्शंस ख़त्म है, आपकी लाइफ ख़त्म है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पता नहीं होता है। हमें पता नहीं है कि नीट और जेई के बाद भी अगर आप में पैशन है, अगर आप कर सकते हो, तो आप करोगे ही। ऑल राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि साइंस से रिलेटेड हमारे जो बच्चे हैं, जो साइंस स्कोप के बच्चे हैं, वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं, पोटेंशियल होने के बावजूद भी, कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती। मैं मेरी तरफ से पूरी ट्राई करूँगी कि आप जितने भी लोग ये चीज़ देख रहे हैं, आप सभी कुछ अच्छा यहाँ से गेन करके जाएं, कुछ अच्छी नॉलेज जो कि आपको बहुत ज़्यादा आगे काम आएगी वो गेन करके जाएं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ मैंने बीएससी केमिस्ट्री के आगे आपके पास क्या स्कोप हो सकते हैं, लाइक एमएससी केमिस्ट्री, और उसके बाद आपके पास पीएचडी कैसे आप कर सकते हैं, पीएचडी के बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एमएससी के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और बीएससी के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा इसलिए मैंने यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग और बी फार्मा भी लिखा है। मैं आपको केमिकल इंजीनियरिंग एंड बी फार्मा से रिलेटेड आगे क्या स्कोप्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में घुसा देती इन चीज़ों को भी, तो या तो मुझे नॉलेज कम देनी पड़ती, या फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो दोनों चीज़ें ही पॉसिबल नहीं है। ना मैं नॉलेज को कम करना चाहती हूँ, ना मैं वीडियो ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहती हूँ। बीएससी केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, चलो देखते हैं। बीएससी केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री की। ठीक है, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री की। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीएससी पास कोर्स। बीएससी पास कोर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, बट बीएससी पास कोर्स भी बहुत यूज़फुल डिग्री है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन बच्चों के पास बायो है, वो बीएससी पास कोर्स में केमिस्ट्री के साथ साथ क्या कर सकते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी को भी कंटिन्यू रख सकते हैं। सिमिलरली जिनके पास मैथ्स है, वो पीसीएम तीनों सब्जेक्ट्स में क्या कर सकते हैं, बीएससी डिग्री ले सकते हैं। यहाँ पर उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगी जिनके मन में थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है कि हमें केमिस्ट्री से रिलेटेड फील्ड में हम श्योर नहीं हैं। हाँ, केमिस्ट्री में हमारा इंटरेस्ट ज़रूर है, बट हाँ, हम जा सकते हैं फिज़िक्स में भी, या मैथ्स से रिलेटेड फील्ड में भी, या सिमिलरली बायो वालों के साथ ये हो सकता है कि हम जूलॉजी में जा सकते हैं, बॉटनी में जा सकते हैं, या हम बायो केमिस्ट्री में जा सकते हैं। ओके, अगर आप बायो केमिस्ट्री में भी जाने की सोच रहे हो ना, तो आपके पास बायो ज़रूर होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल तक। आप प्लीज़ बीएससी जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के साथ जाइएगा जो बायो वाले हैं, और जो मैथ्स वाले हैं वो बीएससी पास कोर्स में जाइएगा। बीएससी पास कोर्स में आपको पीसीएम तीनों के साथ आप कर सकते हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बीएससी केमिस्ट्री की मैं यहाँ इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है वो बेसिकली केमिस्ट्री पर बेस्ड है।
ऑल राइट। सो अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ, सो ड्यूरेशन होती है 3 साल की। 3 साल आपको डेडिकेटली देने पड़ेंगे आपकी बीएससी को, ठीक है। टाइम पास मत करना बिल्कुल भी। ऐसा सोचते हो आप लोग कि बीएससी बहुत ही हल्का कोर्स है, एंड ट्रस्ट में जो ये ऐसा सोचते हैं ना, उनके साथ ही हल्की चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो ये सोचते हैं कि बीएससी ठीक है, ग्रेजुएशन ही है, कर लेंगे हम, ऐसे कुछ नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं, तो आप गलत सोच रहे हो बच्चों। फिर आप रिज़ल्ट भी ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। बीएससी केमिस्ट्री एक बहुत अच्छा स्कोप है, एक बहुत अच्छी डिग्री है। आप इसकी वैल्यू करो और इसको उसी तरीके से पढ़ो जिस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ, एलिजिबिलिटी के लिए आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 12th में मिनिमम 55% चाहिए होगा। 55% आपकी मिनिमम होनी चाहिए। जिनकी इससे भी कम है तो बेटा आई डोंट थिंक सो कि आपको आगे साइंस कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। सो 12th में आपकी 55% जो है वो होनी चाहिए एटलीस्ट। नेक्स्ट इज़ व्हाट, नेक्स्ट हमारे पास है कि अब यहाँ से ना कई सारे अच्छे कॉलेजेस जो होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका होता है 12th की परसेंटेज। मैं आपको कॉलेजेस के नाम बताऊंगी अभी जस्ट नेक्स्ट। पहले आप समझ लो एलिजिबिलिटी क्या क्या हो सकती है बीएससी के लिए। एक तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर जा सकते हो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, किसी टॉप यूनिवर्सिटी में, और एक आप जा सकते हो 12th की परसेंटेज के बेसिस पर, ठीक है। और बीएससी में 80% कॉलेजेस जो होते हैं, 80% कॉलेजेस जो होते हैं वो देते हैं आपको 12th की परसेंटेज के बेसिस पर एंट्रेंस। सो अगर आप सोच रहे हो कि आपको बीएससी एक बहुत अच्छे टॉप कॉलेज से करनी है ना, सो आपको 12th में बहुत अच्छी परसेंटेज, और अच्छी से मेरा मतलब है कितनी, 95 to 98%, ठीक है। कितनी, 95 to 98%, जी हाँ। इससे अगर कम ला रहे हो तो कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन टॉप वाला नहीं मिलेगा जिनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे कुछ कॉलेजेस होते हैं, लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, लाइक बीएचयू हो गई, मैं बताऊंगी अभी सबके बारे में। ये क्या करते हैं, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। सो आपका 12th में क्या होना चाहिए, 12th में आपकी 55% वही मिनिमल जो क्राइटेरिया है वो तो होना ही चाहिए। साथ में ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इनमें आपने अच्छा परफॉर्म करना होगा। अगर आपको बीएचयू या आपको मैं बताऊं आगे पंजाब यूनिवर्सिटी होती है, इनके अपने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, ये आपको अच्छे स्कोर से क्रैक करने होंगे, ऑल राइट। सो ये मेरे पास कुछ लिस्ट है कॉलेजेस की, लाइक हिंदू कॉलेज, मिरांदा हाउस, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, लोयोला कॉलेज, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी। ये आपके पास कुछ कॉलेजेस हैं। सारे कॉलेजेस मैंने जो यहाँ पर लिए हैं ये बहुत टॉप के कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब इनमें से जो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस हैं, लाइक हिंदू कॉलेज की आप बात करो, यहाँ पर एडमिशन लेना बच्चों का ड्रीम होता है लिटरली। हिंदू कॉलेज बहुत बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। सो हिंदू कॉलेज में क्या होता है, आपको परसेंटेज चाहिए होती है 12th के बेसिस पर, और परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 95 to 98%, जैसा कि मैंने आपको बताया। लगभग इतनी ही कट ऑफ जाती है हर बार। अगर इतनी आपकी है, इसके आसपास है, सो आपको कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, ऑल राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। सिमिलरली पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये अपने कंडक्ट करवाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। सो एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक यहाँ मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए हैं, पीयू सेट, बीएचयू यूईटी, एनपैट, यूपीएसडब्ल्यू। ये आपके कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम है। पीयू सेट क्या है, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सो इसी तरीके से आपके पास ना काफ़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकते हैं। मुझे जो टॉप लगे एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएससी में एडमिशन लेने के लिए वो ये हैं। अब इनकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, सिलेबस ऑलमोस्ट 12th का ही आपके पास आता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप हायर जो क्लास पढ़कर आए हो वो 12th ही है, उससे ज़्यादा आपके पास नॉलेज नहीं है। और इतना पता है किसको, जो भी एंट्रेंस ले रही हैं यूनिवर्सिटीज़, उनको ये चीज़ पता है। सो अगर आप 12th क्लास अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, आपने जेई नीट की भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करी है ना, तो वो प्रिपरेशन कहीं वेस्ट नहीं जाएगी ज़िंदगी में, आपको हर बार हर कदम पर काम आएगी, ठीक है। सो ये टेस्ट आप इजीली क्रैक कर जाओगे अगर
आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपकी नॉलेज अच्छी है, ठीक है। सो अगर अब बात करें हम एवरेज फ़ीस की, सो एवरेज फ़ीस ना बीएससी केमिस्ट्री के लिए वेरी कर सकती है 3 सालों के लिए 20,000 टू 80,000, ठीक है। 80,000 से भी ज़्यादा जा सकती है अगर आप बहुत ही अच्छे कॉलेजेस में, मतलब बहुत ही टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में या टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस जो अच्छे वाले होते हैं ना, उनकी फ़ीस भी फिर बहुत अच्छी वाली होती है। बट अगर आप जा रहे हो किस में, गवर्नमेंट कॉलेज में, लाइक हिंदू कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, सो हिंदू कॉलेज में फ़ीस होती है आपकी 60,000, ठीक है। कितनी होती है? 60,000 होती है। सिमिलरली अगर मैं मिरांडा हाउस की बात करूँ, सो मिरांडा हाउस में भी इतनी ही होती है, 60 to 70,000, तीनों ईयर्स की मैं बात कर रही हूँ। सो इसमें आपकी पूरी बीएससी निपट जाएगी, जो कि ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सो ये था बच्चों बीएससी के बारे में। एंट्रेंस टेस्ट क्या हो सकते हैं, एवरेज फ़ीस क्या हो सकती है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है या जिसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए। अब चलते हैं हम बीएससी केमिस्ट्री के बाद आपके पास क्या क्या कोर्सेज परस्यू हो सकते हैं, ठीक है। सो बीएससी केमिस्ट्री के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डिप्लोमा कोर्सेज में जाओ या फिर आप जाओ डिग्री कोर्सेज में, ठीक है। या तो आप जाओ डिप्लोमा कोर्सेज में या फिर आप जाओ डिग्री कोर्सेज में, आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आपको डिग्री कोर्सेज नहीं करने हैं, ऑल राइट, सो आप क्या जा सकते हो, डिप्लोमा कोर्सेज में भी जा सकते हो। डिप्लोमा कोर्सेज में मेरे को क्या लगता है ना, चलो बात करते हैं पहले डिप्लोमा कोर्सेज की। डिप्लोमा कोर्सेज में ऐसे अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ये 6 मंथ से लेकर के 2 ईयर्स तक हो सकता है। 6 मंथ से लेकर के 2 ईयर्स तक हमारे पास जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वेरियस उनकी ड्यूरेशन होती है। अब मुझे डिप्लोमा और डिग्री में क्या डिफरेंस समझ में आता है, क्या मुझे बेसिक डिफरेंस लगता है कि किसी बच्चे को डिग्री कोर्स नहीं करना है। मान लो डिग्री कोर्सेज तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो वो मिनिमम 2 ईयर्स के होते हैं, बट डिप्लोमा काफ़ी ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं 6 मंथ्स या 1 ईयर के होते हैं। तो आप अगर कम ड्यूरेशन में करना चाहते हो कोई चीज़ जिससे आपको जॉब मिल जाए, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे डिप्लोमा कोर्सेज आजकल आ गए हैं केमिस्ट्री के फील्ड में भी, ओके। सो अगर मैं एवरेज फ़ीस की बात करूं, सो एवरेज फ़ीस आपकी यहाँ अगेन कितनी हो सकती है, 5,000 से लेकर के आपकी हो सकती है 40,000 तक, ठीक है। 5,000 से लेकर के 40,000 तक डिप्लोमा कोर्सेज़ की फ़ीस हो सकती है। अब कहीं कहीं आपको ऐसी साइट्स भी मिलेंगी जहां आपको डिप्लोमा कोर्सेज़, जहां आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज़ फ्री में भी कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। सो अगेन आई एम सेइंग कि आप सर्च करो डिप्लोमा कोर्सेज़ कौन कौन से हैं, क्योंकि आप ना कहाँ पीछे रह जाते हो, नॉलेज के अभाव में। जिसके पास नॉलेज नहीं है उसको पता नहीं है, भाई मेरे पास 4 रास्ते हैं, चारों रास्ते बहुत अच्छे हैं, पर जब तक मुझे पता ही नहीं होगा कि यहाँ 4 रास्ते हैं, जब तक मुझे एक ही रास्ता बताया जाएगा कि हाँ यही रास्ता है, तो मैं बाकी के तीनों को देखूँगी कैसे, मुझे पता ही नहीं कि वहाँ रास्ता है, ठीक है। सो प्लीज़ चारों रास्ते देखने की कोशिश करो। चलो एक रास्ते पर चूज़ करके अच्छे से, बट एटलीस्ट सोचो और देखो कि आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑल राइट। सो एवरेज फ़ीस आपकी हो सकती है 5,000 to 40,000। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिप्लोमा कोर्सेज आपके पास केमिस्ट्री में कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने यहाँ कुछ 4 से 5 डिप्लोमा कोर्सेज ऐसे लिए हैं जिनका आजकल स्कोप बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। इनके अलावा भी काफ़ी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं केमिस्ट्री में। अगेन आई एम सेइंग बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज आज के टाइम में अवेलेबल हैं जिनका ना फ्यूचर में आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। सो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप एमएससी भी कर रहे हो साथ साथ में, और अगर आपके पास टाइम है कि अगर आप किसी ऑनलाइन साइट से, लाइक एड्यूएक्स है, बहुत सारी साइट्स हैं, अगर आप वहाँ से डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो तो क्या बुराई है। आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको केमिस्ट्री में ही अपना स्कोप बनाना है, अपना अपना करियर बनाना है, सो यू कैन एनहेंस योर स्किल्स, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है आने वाले टाइम में, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप कर सकते हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप कर सकते हो, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
यहाँ आप डिप्लोमा कर सकते हो। इंडस्ट्रियल वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, यहाँ आप अपना डिप्लोमा कर सकते हो। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में भी आप अपना डिप्लोमा कर सकते हो। अब इन डिप्लोमा कोर्सेज़ की डिटेल्स क्या क्या है बच्चों, मैंने आपको नाम बता दिए डिप्लोमा कोर्सेज़ के, इनके फील्ड्स क्या क्या हैं, क्या क्या आपको जॉब्स मिल सकती है इनमें, आप वो सर्च कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं हर किसी का बताऊंगी डिप्लोमा कोर्स का तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑल राइट, सो अगर आप मेरे थ्रू ही चाहते हो कि मैं ही आपके सामने लेकर के आऊँ, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो रिलेटेड टू डिप्लोमा कोर्सेज ओनली। सो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना कि क्या आपको डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में नॉलेज लेनी है या नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें डिग्री कोर्सेज़ की, सो डिग्री कोर्सेज़ में ना एक तो आप ये चीज़ ध्यान रखो कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप एमएससी ही करो। मान लो आपका मन भर गया केमिस्ट्री से, बीएससी तक तो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था केमिस्ट्री में, बट एमएससी तक आते आते मेरा इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया, तो मैं एमएससी नहीं करना चाहती, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से आप एमबीए कर सकते हो। ठीक है, एमबीए करो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, किसी अच्छे कॉलेज से करो। ओके, लाइक आईआईएम है, बेस्ट आपके पास कॉलेज है किसका, एमबीए के लिए। और भी काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, सो वो एमबीए आप कर सकते हो वहाँ से। एमबीए के बाद भी आपके पास काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। ऑलराइट, इसके अलावा आप एमसीए कर सकते हो। एमसीए कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। एमसीए में आपको कंप्यूटर की नॉलेज मिलेगी। ओके, बट यहाँ मैंने एमबीए और एमसीए के बारे में इतना नॉलेज देने की कोशिश नहीं करी है, क्योंकि हम केमिस्ट्री से रिलेटेड फील्ड की बात कर रहे हैं, सो हम एमएससी केमिस्ट्री की बात करेंगे। ठीक है, एमएससी आप कौन कौन से फील्ड में कर सकते हो आफ्टर बीएससी। ओके, सो आप ना एमएससी कर सकते हो एग्रीकल्चर में, बायोकेमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में तो आप बिल्कुल कर ही सकते हो पक्का से, एनवायरमेंटल साइंस में कर सकते हो, फॉरेंसिक साइंस में कर सकते हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री में कर सकते हो, अप्लाइड केमिस्ट्री में कर सकते हो, मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में कर सकते हो, ड्रग केमिस्ट्री में कर सकते हो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में कर सकते हो। इतने सारे मतलब आपके पास ऑप्शंस हैं, और ये तो ट्रस्ट मी वो ऑप्शंस हैं जो कि मेरी स्क्रीन पर फिट बैठ रहे थे। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे और एमएससी के ऑप्शंस हैं जो कि आप परस्यू कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। 90% बच्चे जो है ना वो कहाँ जाते हैं, इधर जाते हैं एमएससी केमिस्ट्री में, 90%, ट्रस्ट मी। बाकी सारे फील्ड्स जो कि आज डेवलप हो रहे हैं ना, लाइक एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेंसिक साइंस, इनमें आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा स्कोप होने वाला है, क्योंकि एमएससी केमिस्ट्री में भीड़ ज़्यादा हो गई है। अब जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है। आई एम नॉट सेइंग कि आप एमएससी केमिस्ट्री मत करो, वो तो है ही अच्छा, बट अगर आपको लगता है कि सिर्फ एमएससी केमिस्ट्री आप कर सकते हो तो वो गलत है। बहुत सारे और भी ऑप्शंस हो सकते हैं जो कि आप परस्यू कर सकते हो। लाइक मेरा इंटरेस्ट अगर बायोकेमिस्ट्री में है तो मैं क्यों जाऊँ केमिस्ट्री में, मेरे को पता है कि मैं बायोकेमिस्ट्री में अपना 200% दे सकती हूँ। या मेरा फॉरेंसिक साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं क्यों जाऊँ केमिस्ट्री में, सिर्फ इस वजह से क्यों जाऊँ कि मुझे नॉलेज ही नहीं है फॉरेंसिक साइंस की, या ज़्यादा फेमस एमएससी केमिस्ट्री है, ये कोई रीज़न नहीं होता है बच्चों, या मेरा फ्रेंड एमएससी केमिस्ट्री कर रहा है, सो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ड्रग केमिस्ट्री में भी आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। लाइक एमएससी फिजिकल केमिस्ट्री जैसे है वैसे ही एमएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और वैसे ही एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होती है। वहाँ आपका स्पेशलाइजेशन हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक में या ऑर्गेनिक में। ठीक है, सो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस है एमएससी केमिस्ट्री के, या फिर बीएससी केमिस्ट्री जिन बच्चों ने की है उनके बाद उसके बाद वो क्या ऑप्शंस परस्यू कर सकते हैं एमएससी में। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट, एलिजिबिलिटी। नाउ एलिजिबिलिटी आपके पास क्या होता है, एमएससी में मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन चाहिए, लाइक आईआईटीज़ में, या फिर अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए लाइक बीएचयू, डीयू में, ठीक है, जेएनयू में, तो इनके तो भाई एंट्रेंस एग्ज़ाम ही होते हैं। यहाँ बीएससी के परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है हमें।
ऑल राइट, लाइक कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि बीएससी का भी कुछ परसेंटेज मांगती हैं। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बीएससी में पढ़ाई करनी ही नहीं है, ठीक है। सो बीएससी में तो अच्छे से पढ़ाई करनी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, आईआईटी हो गई, डीयू में भी आई गेस बीएससी के परसेंटेज नहीं मांगते हैं, ओके। सो यहाँ आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन मिल सकता है। सो आईआईटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा जो कि बहुत ही फेमस है, दैट इज़ आईआईटी जैम, ठीक है। आपको आईआईटी जैम जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। जिसने आईआईटी जैम अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया, मतलब जिसका बहुत अच्छा स्कोर है आईआईटी जैम में, तो वो उसको आईआईटी मिल जाएगी टॉप। और ट्रस्ट में बीएससी में इंस्टीट्यूट इतना मैटर नहीं करता जितना एमएससी में करता है। सो एमएससी में आप ये ट्राई करो, क्योंकि ना मैंने ना एमएससी के सिर्फ 2% बच्चों को आगे के कोर्सेज, आगे की पढ़ाई परस्यू करते हुए देखा है, लाइक पीएचडी। मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ तक आते आते हार मान जाते हैं, या फिर उन्हें ऐसा होता है कि अब कितनी पढ़ाई करें, वो जॉब्स की तरफ निकल जाते हैं। और जब वो जॉब करने जाते हैं ना, तो उनसे देखा जाता है, उनके रिज्यूम में देखा जाता है कि उसने बंदे ने एमएससी कहाँ से करी है, जो कि भाई बीएससी तो हमारे पास कोर्स अगर हम करते हैं तो ठीक है, हमारा जो मेन सब्जेक्ट था हमने उसमें नहीं किया बीएससी, या ठीक है बीएससी चल जाता है अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो जो कि इतना ज़्यादा फेमस भी नहीं है। बट एमएससी में बहुत मैटर करता है आपका इंस्टीट्यूट। सो प्लीज़ यहाँ आप ट्राई कीजिए, क्योंकि पीएचडी में किसी को पता नहीं है कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, या पीएचडी में जाकर के आप एडमिशन लोगे भी या नहीं। सो उस वेट में मत बैठो कि पीएचडी का एंट्रेंस देंगे तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे, नहीं, आपको एमएससी में ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो एमएससी आप ट्राई करना कि आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से या किसी ऐसे कॉलेज से करो जो बहुत फेमस हो। मैं बता देती हूँ आपको, मैंने यहाँ पर कुछ टॉप कॉलेजेस लिए हैं एमएससी के लिए, ठीक है। लाइक सबसे पहले, अब ये प्रायोरिटी के बेसिस पर नहीं है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि मैंने आईआईटी और एनआईटीज़ को मैंने ऊपर रखा है तो आईआईएसईआर जो है वो नीचे है उससे, ऐसा नहीं है। मुझे जो जो दिमाग में आता गया याद, मैंने उस हिसाब से इनको अरेंज किया है। मैंने कोई प्रायोरिटी के बेसिस पर नहीं किया है, क्योंकि ये सब जो है ना, आईआईटीज़, एनआईटीज़, आईआईएसईआर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, ये सब बहुत अच्छे टॉप कॉलेजेस हैं, ऑल राइट। लाइक आप टिफ़र ले लो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। सो आईआईटीज़ होते हैं, आईआईटीज़ में एडमिशन नहीं मिला तो एनआईटीज़ में चले जाओगे अगर अच्छे मार्क्स हैं तो। आईआईएसईआर पुणे बहुत फेमस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ये भी बहुत अच्छा है बच्चों इंस्टीट्यूट। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये जो है अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम खुद कंडक्ट करवाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल का होता है, ऑल राइट। सिमिलरली आईसीटी मुंबई भी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम खुद कंडक्ट करवाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम खुद कंडक्ट करवाती है। इसके अलावा मैंने कुछ आपके पास एक वीआईटी वेलोर लिया है, ये प्राइवेट कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप जाते हो, सो ये आपके पास बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वीआईटी में भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। बिट्स पिलानी में भी अगर आपको लेना है एडमिशन तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा, ठीक है। सो कुल मिलाकर के ना एमएससी के जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं वो आपको ऐसे ही हलवे में एडमिशन नहीं दे देंगे, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। या तो वो यूनिवर्सिटी या वो कॉलेज खुद कंडक्ट करवाता होगा, या फिर जैम के स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपको एंट्रेंस मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज़ व्हाट, ड्यूरेशन अगर मैं बताऊँ, सो ड्यूरेशन इनकी क्या होती है, 2 ईयर्स होती है। एमएससी की ड्यूरेशन कितनी होती है, 2 ईयर्स होती है। और एवरेज फीस इसकी होती है 30 टू 1 लाख, ठीक है। एवरेज फीस इतनी वेरी कर सकती है, 30,000 टू 1 लाख, डिपेंड्स अपॉन इंस्टीट्यूट अगेन, ठीक है। जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हो उस
पर डिपेंड करती है। हो सकता है अगर आप किसी ज़्यादा टॉप इंस्टीट्यूट से मेरा मतलब है ज़्यादा अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, सो हो सकता है 1 लाख से भी ज़्यादा एक्सीड कर जाए फीस, जो कि करती है। ओके, चलो। सो एमएससी के बाद आप अगर केमिस्ट्री में आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं पीएचडी। ठीक है। एमएससी के बाद आई गेस जो लोग जॉब करना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द 90% बच्चे जो होते हैं वो जॉब की तरफ निकल जाते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं 10% जो रिमेनिंग होते हैं वो किसकी तरफ जाते हैं, पीएचडी की तरफ। अब उन 10% में से भी 9.99% बच्चे जो होते हैं वो जाते हैं किस लिए पीएचडी में, वो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवाना होता है। बाकी रिमेनिंग जो बच्चे होते हैं उन्हें सच में पीएचडी करनी होती है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, इन 9.99% वाले बच्चों को भी, कि बच्चों आप लोग प्लीज़ इस पर्पज़ से मत जाओ कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ अगर आप इस पर्पज़ से जा रहे हो पीएचडी में, तो आई एम डैम श्योर कि आप 1 से 2 साल के बाद पीएचडी छोड़ दोगे, आपसे नहीं परस्यू हो पाएगी पीएचडी। सो अगर आप सच में दिल से रिसर्च करना चाहते हो पीएचडी में, केमिस्ट्री में, अगर आप सच में दिल से आप डेडिकेटेड हो केमिस्ट्री के लिए, आप इतना झेल सकते हो 5 साल तक, और उसके बाद भी भरोसा नहीं है कि आपका जो पेपर होगा वो पब्लिश होगा भी या नहीं, बट स्टिल अगर आपको वो पैशन है केमिस्ट्री के लिए तो ही प्लीज़ आप जाना। ठीक है। और पीएचडी अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करोगे, किसी अच्छे कॉलेज से करोगे, लाइक आईआईटी से करोगे, तो उन्हें करने का फ़ायदा है। बाकी ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जो बोलते हैं कि ठीक है, सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मैं बात नहीं कर रही, बट जो कुछ कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मैंने ऐसी सुनी है जो कि बच्चों को बोलते हैं कि आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमें फ़ीस दे दीजिए, हम आपकी पूरी पीएचडी करवा देंगे, आपका पेपर वगैरह जो भी थेसिस होता है वो हम आपका पूरा करवा देंगे, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों अगर आप अपने 4 लाख 5 लाख रुपए लगा करके, या कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज़ में तो 10 लाख तक भी मांगते हैं, 10 लाख रुपए तक दे करके अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो ऐसी पीएचडी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी की ना कोई वैल्यू है। आप सिर्फ इस लालच में जा रहे हो कि हमें जाना नहीं पड़ेगा और बैठे बैठाए नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, तो क्या फ़ायदा यार। डॉक्टर लगाने से मतलब थोड़ी है, मतलब है नॉलेज गेन करने से। ठीक है। सो अगर आप सच में पीएचडी करना चाहते हैं तो किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में जाइए, एंट्रेंस एग्ज़ाम फाइट कीजिए। सो एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं, पीएचडी में आपको मिल सकता है एडमिशन आपकी नेट जेआरएफ की रैंक के बेसिस पर। ओके। अगर आपकी नेट जेआरएफ क्लियर है तो एक तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी हर महीना, 30,000 ऑलमोस्ट होती है। प्लस अगर आपने गेट का एग्ज़ाम क्लियर करा है तो गेट के थ्रू, गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपको मिल सकता है आईआईटीज़ में एडमिशन। आईआईटीज़ हो गई, एनआईटीज़ हो गई। इसके अलावा जैसे कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीयू हो गई, जेएनयू हो गई, बीएचयू हो गई, या मैं बात कर लूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी जिसमें मैं पढ़ी हुई हूँ, मैंने एमएससी करी है। सो यहाँ पर आपको इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो होते हैं वो अपने एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, उसके बाद इनका इंटरव्यू होता है, उसके बाद ये नेट जेआरएफ में जिनकी रैंक अच्छी आई होती है उनको ये प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है। सो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी में एडमिशन लेने का। सो वो आपको करना पड़ता है। ठीक है। सो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं, सो यू कैन गो फॉर पीएचडी। और अगर पीएचडी में नहीं जाना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है ऐसा कि हम जॉब करना चाहते हैं, अब बस बहुत पढ़ाई हो गई, तो आप जॉब कौन कौन सी कर सकते हैं उसकी हम बात करते हैं। सो व्हाट आर द करियर ऑप्शंस आफ्टर बीएससी एंड एमएससी, और यहाँ आप आगे इंक्लूड कर सकते हो एंड पीएचडी। सो बेसिकली बीएससी, एमएससी या पीएचडी केमिस्ट्री करने के बाद आपके पास करियर ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। फ़र्क क्या आता है? फ़र्क आता है सिर्फ और सिर्फ पोस्ट का, कि आपको कौन सी पोस्ट दी जाएगी उस पर्टिकुलर कंपनी में या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। वो डिपेंड करता है आपके क्वालिफ़िकेशन पर, आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, प्लस डिपेंड करता है ये आपके एक्सपीरियंस पर
कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको पोस्ट अलॉट होती है, आपकी सैलरी उस पोस्ट के हिसाब से डिसाइड होती है। सो सिर्फ यही डिफरेंस है कि जो बच्चा अगर बीएससी केमिस्ट्री करके डायरेक्ट जॉब करने जाता है तो उसे उतनी अच्छी पोस्ट नहीं मिलती, उसे जूनियर लेवल्स पे रखा जाता है। और जो बच्चा एमएससी या जो बच्चा पीएचडी करके जाता है सो वो उसे हम हायर पोस्ट पर रखते हैं, ठीक है। सो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ केमिस्ट की, सो केमिस्ट की एलिजिबिलिटी क्या होती है, आपके पास बीएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए मिनिमम एजुकेशन, और आपके पास एमएससी होगी तो आपको उसी अच्छी तरीके से आपको उसी के हिसाब से पोस्ट मिलेगी। प्लस आपके पास पीएचडी है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको अच्छी और भी ज़्यादा अच्छी पोस्ट मिलेगी। प्लस अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो सोने पर सुहागा है, आपको और भी अच्छी पोस्ट मिल सकती है। अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी भी उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही डिसाइड होगी, ठीक है। सो बेसिकली एलिजिबिलिटी क्या है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी बीएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ व्हाट, जॉब रोल। सो जॉब रोल क्या होता है केमिस्ट का, बेसिकली वो एनालाइज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। किसे एनालाइज करते हैं, कंपाउंड्स को, ओके। कंपाउंड्स को जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या जिस भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए मैं वर्क कर रही हूँ एज अ केमिस्ट, सो मुझे मेरी ड्यूटी क्या होती है कि जो भी कंपाउंड्स या प्रोडक्ट्स वहाँ बन रहे हैं उनकी क्वालिटी को एनालाइज करना और उनकी क्वालिटी को मैं कैसे बेटर कर सकती हूँ, वो सारी चीज़ें मेरा काम होती है। उसके लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने पड़ते हैं लैब में, ठीक है, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन की लैब होगी। फिर मैं कैसे तरीके से उन चीज़ों को बेटर कर सकती हूँ, उनके मुझे सारे आइडियाज़ आगे प्रपोज करने होते हैं। सो ये होता है जॉब रोल। प्लस यहाँ मैं अगर आपको बताऊँ तो काफ़ी सारी ऐसी अब आपका जॉब रोल जो होता है, पहली बात डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के केमिस्ट हैं, क्योंकि केमिस्ट भी बहुत तरीके के हो सकते हैं, लाइक क्यूसी केमिस्ट, क्वालिटी कंट्रोलर। एक होते हैं एनालिटिकल केमिस्ट, एक होते हैं आपके पास जियो केमिस्ट। अब जियो केमिस्ट में ना आपको जियोलॉजी की बहुत ज़्यादा, मतलब जियोलॉजी कंबाइंड फॉर्म में आती है केमिस्ट्री के साथ। और जियो केमिस्ट की पोस्ट वैकेंसीज़ तो यूपीएससी भी निकालती है, आपको एग्ज़ाम एक कंडक्ट करती है यूपीएससी जिसमें जियो केमिस्ट का वैकेंसीज़ होती हैं, वो आपको एग्ज़ाम फाइट करना पड़ता है। और उसके बाद अगर आपकी निकल पड़ती है एग्ज़ाम तो आपकी ज़िंदगी में भी निकल पड़ती है, ऑल राइट। सो ये जॉब रोल, मैंने जो बेसिक होता है जॉब रोल वो बताया है। अगर आपको देखना है बच्चों कि आप किस तरीके के केमिस्ट बनना चाहते हो, क्यूसी केमिस्ट बनना चाहते हो, एनालिटिकल केमिस्ट बनना चाहते हो, जियो केमिस्ट बनना चाहते हो, या देयर आर सम ऑल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिस्ट, सो यू कैन सर्च ऑन गूगल कि किस तरीके का जॉब रोल होता है एक स्पेसिफाइड, एक स्पेसिफिक केमिस्ट का। एवरेज सैलरी की अगर मैं बात करूं सो एवरेज सैलरी डिपेंड करती है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किस कंपनी के लिए आप वर्क कर रहे हैं। सो बहुत ही ज़्यादा आपके पास कंपनीज़ जो होती हैं वो न्यू कंपनीज़ भी होती हैं जिन्होंने अभी स्टार्टअप किया है, तो मैं उस हिसाब से मिनिमम सैलरी की अगर बात करूं तो 10K टू 70K तक, ठीक है। अच्छी कंपनीज़ में अगर आप हो, आपके पास पीएचडी है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आपको 70,000 पर मंथ तक मिल सकता है, ओके। ये बात पक्की बात है। सो ये था केमिस्ट के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉक्सिकोलॉजिस्ट। अब ये जो है ना जॉब प्रोफाइल, ये डे बाय डे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अब नाम सुनते ही क्या आता है, टॉक्सिक, टॉक्सिक है नाम में, ठीक है। टॉक्सिक सुनते ही थोड़ा सा डर लगता है लोगों को, बट एक्चुअली ये जो जॉब प्रोफाइल है ये काफ़ी अच्छी है। इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होगी कि आपकी जो बीएससी होनी चाहिए, या तो वो बायोलॉजिकल साइंस में होनी चाहिए, या फिर अगर आपकी बीएससी केमिस्ट्री में है तो भी चलेगा। बट ये बात ध्यान रखना कि जो मैथ्स वाले बच्चे हैं जिनके पास 12th तक मैथ्स थी और उनके पास फिर 12th के बाद केमिस्ट्री उन्होंने परस्यू की है या उन्होंने बीएससी पीसीएम से की है, सो वो इस जॉब के लिए, इस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो टॉक्सिकोलॉजिस्ट कौन बन सकते हैं, जिनके पास बेसिकली बायो रही हो और अगर केमिस्ट्री भी है तो भी बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, बीएससी के बाद आप जा सकते हो एमएससी टॉक्सिकोलॉजी में, ठीक है, एमएससी टॉक्सिकोलॉजी में। सो एमएससी टॉक्सिकोलॉजी आप कर सकते हो
जो ये एमएससी टॉक्सिकोलॉजी होती है 2 ईयर का प्रोग्राम है। फ़ीस इसकी ज़्यादा होती नहीं है, ऑलमोस्ट 6,000 to 95,000 तक आपके पास फ़ीस होती है। प्लस अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। लाइक कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम। लाइक अगर मैं बात करूँ मद्रास यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ आप एमएससी टॉक्सिकोलॉजी कर सकते हो। उसके बाद बच्चों काफ़ी अदर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो अगर आपका उनमें सिलेक्शन हो जाता है सो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब टॉक्सिकोलॉजिस्ट बनना क्यों ज़रूरी है, या ये जो जॉब प्रोफाइल है ये डे बाय डे इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है, तो मैं आपको सबसे पहले ना जॉब रोल बताऊंगी। जॉब रोल अगर आप समझोगे टॉक्सिकोलॉजिस्ट का, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि क्यों हम इतना ज़्यादा आजकल डिमांड हो रही है टॉक्सिकोलॉजिस्ट की। ऑलराइट, सो जॉब रोल क्या होता है बेसिकली, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं हमारे डेली लाइफ में, या टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो इस अर्थ पर हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स को, जो कि लिविंग बींग्स को हार्म पहुंचा सकते हैं, तो बेसिकली उनकी स्टडी करते हैं टॉक्सिकोलॉजिस्ट। और उनको कैसे हटाना है हमारी डेली लाइफ से, या हम जो प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, उनमें जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उन्हें कैसे हटाना है, या कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हम लोग को पता नहीं है बट वो टॉक्सिक हैं एक्चुअली। सो वो सारी चीज़ें किसका काम होती है, टॉक्सिकोलॉजिस्ट का काम होती है बताना। सो आप जानते हो बच्चों कि आज के टाइम में कितना ज़्यादा, मतलब टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कितने ज़्यादा केमिकल टॉक्सिक जो होते हैं वो हमारे डेली कंज्यूम कर रहे हैं हम। ओके, सो अगर आप इतने ज़्यादा अमाउंट में टॉक्सिक सब्सटेंसेस कंज्यूम कर रहे हो जिनकी नॉलेज आपको नहीं है, तो कुछ ऐसे हमारे पास लोग होने चाहिए जो कि आपको समझाएंगे कि ये सब्सटेंसेस जो हैं ये हार्मफुल है, ये हमारी बॉडी कंज्यूम नहीं कर सकती है। सो इसलिए आज के टाइम में टॉक्सिकोलॉजिस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ओके, सो इसलिए हम बोलते हैं कि टॉक्सिकोलॉजिस्ट जो जॉब प्रोफाइल है वो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। नेक्स्ट इज़ एवरेज सैलरी। सो एवरेज सैलरी की अगर मैं बात करूँ, एवरेज सैलरी आपकी होती है टॉक्सिकोलॉजिस्ट की 20K टू अगेन 70K तक एक्सीड ये कर सकती है, अगर आपकी अच्छी कोई कंपनी में या किसी आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में एज ए टॉक्सिकोलॉजिस्ट हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ व्हाट, नेक्स्ट इज़ केमिस्ट्री टीचर। अब ये जो जॉब प्रोफाइल है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट स्टिल इंडिया में बच्चों अच्छे टीचर्स की बहुत कमी है। ठीक है, टीचर्स बहुत मिलेंगे आपको बट अच्छे टीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। सो अगर आपका सच में आप बाय चॉइस, ठीक है, बाय चॉइस अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट, सो बाय चॉइस अगर आप टीचर बनना चाहते हो केमिस्ट्री टीचर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप, मतलब अगर आप सेकेंडरी तक पढ़ाना चाहते हो, दैट इज़ अप टू 10th। ओके, अप टू 10th। सो आपको बीएससी रिक्वायर्ड रहेगा, प्लस बीएससी के साथ आपको बीएड रिक्वायर्ड रहेगा। ओके, बीएससी आपको रिक्वायर्ड रहेगा, प्लस बीएससी के साथ आपको बीएड रिक्वायर्ड रहेगा। बीएससी बीएड अगर आपके पास है तो आप किसी प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट स्कूल्स में, या अपने कोचिंग सेंटर खुद का भी आप खोल सकते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स होते हैं, आप वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ आप एलिजिबल हो जाते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ग्रेड्स की निकलती हैं जॉब। सो आप 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हो, बहुत सारे और एग्ज़ाम होते हैं, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंडक्ट करवाती है, केवीज़ वगैरह, नवोदया वगैरह, इन सब स्कूल्स के अपने खुद के, मतलब ये इनका अलग क्राइटेरिया होता है किसी भी टीचर को हायर करने का। ओके, सो आप अगर चाहो तो फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जा सकते हो एज अ टीचर। ऑलराइट, उसके बाद अच्छा, अगर आपको सीनियर सेकेंडरी के लिए ये बात करनी है तो आपको बीएससी के साथ साथ एमएससी भी रिक्वायर्ड रहेगा। अगर आपके पास एमएससी प्लस बीएड है, फिर आप कहाँ तक पढ़ा सकते हो, आप 12th तक पढ़ा सकते हो। ओके, सो ये आपके पास रिक्वायरमेंट रहती है कि केमिस्ट्री टीचर बनने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें जॉब रोल, जॉब रोल सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जॉब रोल होता है गाइड करना।
है ना, और पढ़ाना। ओके, बट गाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पढ़ा हम सभी लेते हैं, ओके, बट गाइड कैसे करना है बच्चों को जिससे वो सही डायरेक्शन में जाएं, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में जो एक्चुअल में वो करना चाहते हैं उसी पाथ पर वो जाएं, किसी फोर्स में, किसी प्रेशर में ना जाएं। ऑलराइट, सो ये आप लोगों का जॉब रोल है, और जो टीचर्स हैं वो तो टीचर्स ही हैं, उनको अच्छी तरीके से पता ही है ओके कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। सो दैट्स ऑल। एवरेज सैलरी कितनी हो सकती है? एवरेज सैलरी अगर हम बात करें टीजीटी की, दैट इज़ जो हमने बात करी अप टू 10th के जो टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी हो सकती है इंडिया में, अगर हम बात करें 15,000 टू 30,000। 15,000 टू 30,000 आराम से हो सकती है। अगर मैं बात करूँ पीजीटी की, सो पीजीटी अगेन, पीजीटी की जो सैलरी होती है केमिस्ट्री पीजीटी की, वो हो सकती है आपकी 20K टू 60K। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हैं और आप कहाँ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो आपकी 20K टू 60K हो सकती है जो पीजीटी टीचर्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास जो पोस्ट है, जो प्रोफाइल है, दैट इज़ लैब असिस्टेंट। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन प्रोफाइल है, बट लोगों को पता नहीं होता है कि एक्चुअली लैब असिस्टेंट बनना कैसे है। सो अगेन अगर आपके लिए क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो बीएससी केमिस्ट्री सफिशेंट रहती है। इवन अगर आपके पास 12th भी है तो कई सारे ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं जो कि आप कर सकते हो लैब असिस्टेंट बनने के लिए, ठीक है। अगर आप 12th के बाद भी डिप्लोमा कर लेते हो उसके बाद भी आपकी जॉब लग जाएगी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बीएससी केमिस्ट्री होती ही है लैब असिस्टेंट्स के पास, और जो कि काफ़ी हेल्प करती है आपको काम करने में भी। ऑलराइट, सो बीएससी मिनिमम आप मान के चलो। उसके बाद एमएससी भी अगर आप करते हो तो आपको उस अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास एमएससी है, तो आपकी सैलरी उस हिसाब से वेरी कर सकती है। नेक्स्ट इज़ व्हाट, जॉब रोल क्या हो सकता है? जॉब रोल आपका होता है जितने भी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं वो एक तरीके से उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा योगदान, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करनी होती है आप लोग को। लैब असिस्टेंट्स की बात कर रहे हैं। सो एक तरीके से जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके लिए जितने भी मटेरियल रिक्वायर्ड रहते हैं वो सभी मटेरियल प्रिपेयर करना, वो सारे सॉल्यूशंस प्रिपेयर करना, सारे इक्विपमेंट्स प्रिपेयर करना, वो सारा काम होता है लैब असिस्टेंट्स का, ठीक है। नेक्स्ट इज़ व्हाट, एवरेज सैलरी क्या हो सकती है? एवरेज सैलरी हो सकती है लैब असिस्टेंट्स की इंडिया में 10,000 टू 20,000। ओके, इतनी सैलरी हो सकती है। अब अगर आप लोग के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है सो इस तरीके से आपकी सैलरी जो होती है वो 30,000 तक वेरी कर सकती है, 30,000 तक भी हो सकती है। ओके, सो ये है एवरेज सैलरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेंसिक साइंटिस्ट। अब फॉरेंसिक साइंटिस्ट भी एक काफ़ी अच्छी जॉब है। आपने देखा होगा जैसे मूवीज़ वगैरह में जैसे किसी की डेथ हो जाती है या कुछ भी ऐसा केस चल रहा होता है तो कुछ साइंटिस्ट आते हैं, फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, टेस्ट करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, सो वो सारे क्या होते हैं, फॉरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आपके पास बीएससी है बायो में, या है आपके पास केमिस्ट्री में, या है आपके पास फिज़िक्स में, यहाँ मैथ्स वाले भी कर सकते हैं अप्लाई, या मैथ्स में, ओके, मतलब पीसीएम में अगर आपके पास बीएससी है, सो आप ये चीज़ क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस। आप एमएससी करोगे फॉरेंसिक साइंस में, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो एज अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि हायर करती हैं। लाइक अगर मैं बात करूं, इंडिया में भी काफ़ी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां आपको इवन सेशन कोर्ट्स में भी ज़रूरत होती है हमें फॉरेंसिक साइंटिस्ट की। ओके, सो अगर सेशन कोर्ट हो गए या बहुत बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं जहां फॉरेंसिक साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, या आप बोल सकते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो।
ओके, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है इंडिया का, वहाँ भी फॉरेंसिक साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। सो फॉरेंसिक साइंटिस्ट एक बहुत ही ज़्यादा फैंसी प्रोफाइल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल है। अगर आप एमएससी करते हैं फॉरेंसिक साइंस में तो आपके पास ये रास्ता खुल जाएगा कि आप कहीं भी एज अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट जॉब कर सकते हो। ओके, और ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जॉब है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ व्हाट, जॉब रोल क्या रहता है। बेसिकली आपको टेस्ट करने होते हैं, लैब टेस्ट करने होते हैं, ठीक है। जो भी मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी जैसे डिटेक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑलराइट। सो आपको वो करनी होती हैं। जैसे आप देखते होंगे सीआईडी वगैरह, सभी ने देखा होगा। सो वहाँ जैसे एक साइंटिस्ट आते थे तो वो करके देखते थे एक्सपेरिमेंट कि हाँ ये इसमें ऐसा, इस फिंगरप्रिंट इसके हैं तो ये इसका फिंगरप्रिंट हो सकता है, या डिफरेंट डिफरेंट वो टेस्ट परफॉर्म करके देखते हैं, जिनसे क्या मिलती है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं लाइक सीआईडी, जैसा मैंने बताया आपको, उनको काफ़ी हेल्प मिलती है टू सॉल्व द केस को सॉल्व करने में एक तरीके से ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है फॉरेंसिक साइंटिस्ट से। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट, एवरेज सैलरी क्या हो सकती है। सो एवरेज सैलरी हो सकती है आपकी, एवरेज सैलरी आपकी हो सकती है ऑलमोस्ट 30,000 टू 80,000, वेरी कर सकती है। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन कि आप किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो। ओके, सो ये आपके पास कुछ अच्छी जॉब प्रोफाइल्स थी। मैंने कोशिश करी है पूरी कि मैं कवर कर सकूं जितनी भी चीज़ें बीएससी एमएससी के बाद पॉसिबल हो सकती हैं उन सभी को। अब लास्ट एक जॉब प्रोफाइल आपके पास है प्रोफेसर, कि आप प्रोफेसर कैसे बन सकते हो। सो एलिजिबिलिटी क्या होती है, एलिजिबिलिटी हो सकती है कि आपका नेट जेआरएफ सबसे पहले क्वालिफाइड रहना चाहिए। नेट जेआरएफ के बाद आपका पीएचडी होना चाहिए। ओके, नेट जेआरएफ के बाद आपका पीएचडी होना चाहिए। ये आपके पास रिक्वायरमेंट है प्रोफेसर बनने की, ठीक है। अब से ये रिक्वायरमेंट हो गई है कि आपके पास पीएचडी होना चाहिए। पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते थे कहीं जहां आपके पास नेट जेआरएफ होता था, बट अब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपको प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी मस्ट कर दी गई है, ठीक है। सो पीएचडी अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हो, या किसी अच्छी कॉलेजेस से करते हो, या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हो लाइक आईआईटी से, या आपने पीएचडी करी है मानो फॉरेन से, यूएस से करी है आपने, तो इंडिया में आपके पास बहुत 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 अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक आईआईटीज़ हो गए, लाइक एनआईटीज़ हो गए, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई। इन सब में आप अप्लाई कर सकते हो एज अ प्रोफेसर, और ये काफ़ी अच्छी जॉब प्रोफाइल है अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर वर्क कर रहे हो तो। ओके, सो बहुत ही अच्छी प्रोफेसर की होती है जॉब प्रोफाइल, काफ़ी रिस्पेक्टफुल जॉब भी है। सो जॉब रोल क्या होती है, अगेन स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से गाइड करना प्लस टीच करना अच्छी तरीके से, है ना। सो जॉब प्रोफाइल, जॉब रोल आप सभी को पता है प्रोफेसर का क्या होता है। एवरेज सैलरी क्या हो सकती है, एवरेज सैलरी बहुत ही फैंसी हो सकती है, 40K टू 1 लाख तक, ठीक है। 1 लाख तक भी एक्सीड कर सकती है अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में हैं तो। ओके, सो ये था आपके पास जितनी भी केमिस्ट्री की पॉसिबल प्रोफाइल्स हो सकती हैं, जॉब प्रोफाइल्स, प्लस आप बीएससी के बाद कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, प्लस एमएससी के बाद अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप पढ़ाई में क्या क्या कर सकते हैं, प्लस आप पीएचडी करना चाहें तो क्यों करना चाहना आपको क्यों करनी चाहिए पीएचडी, प्लस आपके पास जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या हो सकती हैं। अब मैं आपसे इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में मिलूँगी जल्द। इसी वीडियो का सेकंड पार्ट भी मैं रिलीज़ करूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि बीटेक अगर आप करते हो केमिकल इंजीनियरिंग में, या अगर आप बी फार्मा करते हो, तो आपके पास क्या क्या और भी ऑप्शंस हैं पढ़ाई से रिलेटेड, कि अगर आप चाहते हैं आगे पढ़ाई परस्यू करना तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, प्लस जो करियर ऑप्शंस होते हैं आफ्टर बीटेक एंड बी फार्मा वो कैसे डिफ़र करते हैं बीएससी एंड एमएससी से। ओके, सो हम बच्चों जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।